कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, कितना भी आपका इंटरेस्ट हो ना हो उस चीज़ को पढ़ने में, बट आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये किसी ना किसी लेडी का ही वेट हो रहा था मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से SDM मुझे मिल पाया। सच्चाई बताऊं तो जैसे ही रिजल्ट आया तो ये मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। मेरे भी टारगेट्स रहते थे, आपका वीकली रहते थे, कईयों बार डेली टारगेट्स भी रहते थे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी PCS का रिजल्ट आया और इसी की सीरीज में हम डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष भारद्वाज सर, और जिनका यूपी PCS 2022 में SDM की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो कौन सी रैंक थी सर? 12 रैंक थी। 12 रैंक। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सर का 2018 में PCS में CTO की पद पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसके बाद 2021 में भी सिलेक्शन हुआ था इनका, और इस 2022 में फाइनली SDM की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और एक बात और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि सर मल्टीपल टाइम से इंटरव्यू UPSC का भी दे रहे हैं, और इस बार 2022 का भी इंटरव्यू दिए हैं, और ये तीसरा इंटरव्यू UPSC में है। तो आज एक हमारे साथ बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट है, इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने का आप लोगों को हमको मौका मिलेगा। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, एक बार फिर से आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, एक बार बताइए। मेरा नाम आशीष भारद्वाज है, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। मेरी स्कूलिंग भी आगरा से हुई है, आर्मी स्कूल आगरा से। उसके बाद कॉलेज MNIT इलाहाबाद, और फिर 1 साल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को दिया अपने कॉलेज प्लेसमेंट के बाद। फिर 2016-17 में मैंने वाजीराव रवि से कोचिंग करी, और 2017 से ये प्रिपरेशन का सिलसिला चालू है, जिसमें जैसे आपने बताया 18-21 में ऑलरेडी PCS में सिलेक्शन था। 21 में किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था? 21 में असिस्टेंट कंट्रोलर वेट मेजरमेंट ग्रेड 1 के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था जी। तो और फिर ये उसी क्रम में चौथा इंटरव्यू था PCS का मेरा, और तीसरा सिलेक्शन था। और UPSC का भी आपने तीसरा इंटरव्यू ये दिया है 2022 में? जी, तो UPSC का भी साइमल्टेनियसली मेरी तैयारी चल रही थी। 2017 में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था मेरा फिर 18 में मेंस लिखा मैंने UPSC का, उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर 19 में इंटरव्यू दिया UPSC का, फिर 20 में भी UPSC का इंटरव्यू दिया, दोनों बार सिलेक्शन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर 21 में प्रीलिम्स भी नहीं निकला बल्कि मेरा UPSC का। फिर 22 में प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, और इस साल फिर इंटरव्यू दिया है। सर, आई होप कि इस बार आप IAS बने और फिर हमें आपके यहाँ इस आगरा में आने का मौका मिले। थैंक यू। एवर सिंस फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल भी लिया इस रीज़न से, क्योंकि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी मेरे, और मैं इंटरेस्टेड भी बहुत था उसको रीड करने में। तो इवन UPSC और PCS दोनों में ही मेरा मेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है। जी सर, आपका मीडियम क्या रहा इस एग्ज़ाम में? मीडियम मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम ही रहा। तो सर, आपने काफ़ी जर्नी स्ट्रांग में ही रही और पैकेज मिले, आपने वहाँ 1 साल जॉब भी किए, उसके बाद जो है फाइनली आप उसे क्विट करके यहाँ आए तैयारी करने के लिए। तो एक हिसाब से मैंने 2016 से 15 से ही तैयारी आपकी चल रही थी? जी, 2016 मैं बोलूँगा ढंग से, क्योंकि रिलायंस में भी था मेरा, हम लोगों का 9 to 5 जॉब था। तो वहाँ सोचा भी नहीं था, ये भी सच्चाई है कि शुरुआत के 6-7 महीने में रिलायंस में जब थे तब इतना नहीं सोचा था कि सिविल्स की तैयारी करने आएंगे। सर, आप तो फाइनली SDM बन ही गए, जिसके लिए आप अफर्ट कर रहे थे, और ये स्टेट की सबसे बड़ी जॉब है SDM। तो जैसे रिजल्ट आने के बाद फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, और मतलब क्या उस समय रिएक्शन रहा फैमिली का? सच्चाई बताऊं तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो ये मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि रैंक आई। जैसे पहले मैंने रोल नंबर सर्च करा, तो उसमें रोल नंबर में के करस्पॉन्डिंग नाम दिखा मेरा। फिर मैंने ऊपर पोस्ट देखी, तब जो DC डिप्यूटी कलेक्टर, तो वो तो खैर मतलब जो मोमेंट था, मुझे लगता है कि वो प्राइसलेस मोमेंट था, और शायद एक्सप्रेस भी ना करा जाए वर्ड्स में। कौन सी रैंक थी सर इसमें? 12 रैंक थी तो वो एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए इस समय, और ये अभी तक मुझे लगता है वो फीलिंग कम्प्लीटली डाइजेस्ट भी नहीं कर पाया हूँ मैं अपने अंदर कि क्या हुआ ये लास्ट 1 वीक में मेरे साथ। हाउएवर, उस दिन का जो माहौल था वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी और आपका एक्सट्रीम हैप्पीनेस का, आप जिसे बोलते हैं, था। ढोल नगाड़ों के साथ सब लोग नाच रहे थे, सब लोग आ रहे थे और आपका स्वागत कर रहे थे। हाँ, तो जिसमें फ्रेंड्स वगैरह भी सब आए, बहुत लोग। तो आपका वो तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल, मुझे लगता है एक फेस्टिवल से कम नहीं था उस दिन।
तो वो एक मुझे लगता है कि एक लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट हो गई। सर कई बार स्टूडेंट का कमेंट्स रहता है कि सर लोग से पूछ लिया करेंगे शादी भी हुई है कि नहीं अभी, आपकी हुई है सर? जी मैं एंगेज्ड हो गया हूँ जी। हाँ, अभी एंगेज्ड हुआ, हाल ही में एंगेज्ड हुआ तो फरवरी में। और मैं तो सिंपली मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से बताना भी चाहूँगा, मैं तो लेडी लक भी बोलता हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से तैयारी कर ही रहा था। और आप जैसे आपने भी बताया कि 18 में हुआ सिलेक्शन, 21 में भी हुआ, बट SDM नहीं मिल पाया था। जी। तो मुझे लगता है ये किसी ना किसी लेडी का ही वेट हो रहा था मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से SDM मुझे मिल पाया। जी। तो होपफुली देखिए सिविल्स का भी क्या रहता है फिर। सर जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस फेस करने पड़े, और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो मतलब तैयारी आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया, पहला कदम कहाँ से रहा, क्या रहा? मतलब NCERT की, या फिर जैसे बताया कि हमारे क्लोज फ्रेंड थे शुक्ला जी की, तो पहला कदम आपका इस तैयारी में कहाँ से रहा, कैसे रहा? मैं अगर अपनी बैकग्राउंड के बारे में अगर बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ही ज़ीरो आपका जनरल स्टडीज़ था। जी। कि कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। अगर आप मुझे उस समय पूछते कि अपना पॉलिटिकल सिस्टम क्या पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल है, तो शायद नहीं बता पाता। आप मुझसे उस समय पूछते कि विधानसभा विधान परिषद में क्या डिफरेंस है, शायद नहीं बता पाता। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लिमिटेड बैकग्राउंड था मेरा जनरल स्टडीज़ को लेके। अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी, हिंदी भी पढ़ने की आदत नहीं थी अखबार। तो ये सब चीज़ों की तो आदत पर कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करी मैंने, UPSC की ही तैयारी करी शुरुआत से। तो ये था कि जब इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन होना ना होना वो तो कहीं यही था ही कि अनसर्टेन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे आपके साथ compete करते हैं। आप कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से आए हों, आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इनिशियल डे से था कि कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, कितना भी आपका इंटरेस्ट हो ना हो उस चीज़ को पढ़ने में, बट आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। जी सर। चाहे आपको नींद आ रही है, चाहे आपको कहीं फ्रेंड की वेडिंग में जाना है, या कुछ भी काम करना है, आपको वो सारी रिवॉल्व करनी पड़ेंगी अपनी प्रिपरेशन के अराउंड ही, चाहे कुछ भी हो, मन लगे या ना लगे। और रिपीटेडली एवरी सिंगल डे, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि सिर्फ आप 2 या 3 दिन 4 दिन पढ़ के आप वो काम नहीं कर सकते हो। आपको रिपीटेडली वीकली, मंथली और हो सकता है एनुअली भी करना पड़े। तो सर एक ठीक है। तो सर जैसे आपने इस तैयारी में पहला कदम क्या रहा, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग की है, वो पूछ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का सर उत्तर दीजिए कि जैसे NCERT पढ़ना शुरू की या फिर डायरेक्ट कोचिंग ले ली? अच्छा, इनिशियली तो मैंने कोचिंग में ही उतरा। इवन सच्चाई बताऊं तो मैंने NCERTs भी शुरुआत नहीं करी थी, सीधे कोचिंग में आ गया। पहले दिन उन्होंने जिस तरीके से बताया, गाइड करा कि NCERTs पढ़ो, इस तरीके से करो, तो लेकिन उन्होंने बहुत हद तक ये बोला कि जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। तब मैंने अपने धीरे धीरे NCERT 6 से शुरुआत करी, 6 की NCERT से शुरुआत करी अपनी। कोचिंग जो प्रोवाइड कराई थी मटेरियल वो तो पढ़ ही रहे थे हम लोग, बट अपनी NCERT भी साइमल्टेनियसली हमने पढ़ाई करी। 6 से लेकर 10 तक की सारी NCERTs पढ़ी। उसके बाद 11th 12th की भी NCERT, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी NCERTs हमने वो भी पढ़ी। जी सर। और इवन कोशिश करी कि बहुत हद तक, क्योंकि हमारे लिए वो बैकग्राउंड बिल्कुल ही ज़ीरो था, तो हमने नोट्स भी बनाए जिस हद तक बना सकते थे, जिससे वो रिवाइज भी हो सके टाइमली। तो उसमें टाइम गया बहुत ज़्यादा हम लोगों का, बट कहीं ना कहीं वो हेल्पफुली वो सर्व करा हमें। जी सर, आप थोड़ा सा ये बताइए कि अभी अगले महीने UP PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 14 मई को। तो आप तो इस समय कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जो इस एग्ज़ाम में फाइट करने वाले बच्चे, उनके ऊपर प्रेशर भी बना है, मतलब कैसे अपनी प्रीलिम्स में जगह बनाए और मेंस लिखें। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे आप स्ट्रेटजी बनाए थे? आप तो लगातार जो है कि इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, 2 बार 3 बार सिलेक्शन लिया है PCS में। तो प्रीलिम्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाए थे आप? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं UPSC के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा स्टैटिक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये सब मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे। इवन UPSC में भी मैं कंसिस्टेंटली इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, तो उस लेवल की प्रिपरेशन थी मेरी। अब जहाँ बात आती है करंट अफेयर्स की, वो हर साल चेंज होते हैं, उसमें कोई भी आपका एस्पिरेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। वो सबका एवरेज ही रहता है, क्योंकि हर साल चेंज होता है। आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ता है, नॉट जस्ट अपडेटेड, रिवाइज करना पड़ता है। इन चीज़ों को लेके मुझे लगता है थोड़ा करंट अफेयर्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, बट येट इवन आई थिंक डिफ़िकल्ट भी होता है। तो मैं तो ये आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यू एस्पिरेंट्स को यही सलाह दूंगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्गर करिए,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पेपर आपका प्रीलिम्स का पेपर ये टॉप करने के लिए नहीं है पेपर, ये आपका क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको अपनी रिस्क मिनिमाइज करनी चाहिए। रिस्क मिनिमाइज करके आपको इतने नंबर्स स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको 120 या 115 या 100 105 क्वेश्चन नेट क्वेश्चन सही करके आपको मतलब नोबडी विल अवॉर्ड यू एनीथिंग। तो आप अनड्यू उस पर फोकस करके भी मुझे लगता नहीं है फ़ायदा है। आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उन पर वर्क करिए। करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अराउंड 50-45 क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप टाइमली अपना अटेंशन दीजिए। बट आप यही है कि एक स्ट्रैटेजी इस तरीके की बनाइए कि आपका प्रीलिम आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट दोनों इस तरीके से बैलेंस हो कि 90 to 95 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। और वो अब मुझे लगता है किसी भी टेस्ट सीरीज में आपके कंसिस्टेंटली आ रहे हैं तो वो आप कंफर्ट जोन में आ गए। जी सर, कई बार क्या होता है जैसे टेस्ट सीरीज आपने बताया कि हम लगाते हैं तो स्टूडेंट जैसे 4 ऑप्शन रहता है तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन क्या होता है कि जनरली पता चल जाता है कि नहीं, एलिमिनेट कर जाता है कि ये नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो उस चीज़ों को मतलब कैसे हैंडल करें, कैसे प्रोसेस? जी, जैसा मैंने बताया कि 90-95 जैसे PCS की बात करें तो आपका 85-86 के अराउंड कट ऑफ हर साल जाती है प्रीलिम्स की। तो अराउंड 90 क्वेश्चन बहुत सेफ स्कोर है PCS के लिए। तो अगर आपके पहली अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट जब आप पेपर कर रहे हो उस समय बैठ के अगर आपके 120-125 तक अटेम्प्ट हो गए और आपको लग रहा है कि 90-95 डिसेंट आपका नेट क्वेश्चन सही होने हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह का रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि रिस्क किसी भी समय अनड्यू रिस्क, जैसे मैंने बताया अनड्यू रिस्क, क्योंकि आपको वहाँ टॉप नहीं करना है। क्योंकि आप रिस्क तब लोगे जब आपके पास बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है कि आप शायद हो भी पाओ ना भी हो पाओ, आपको पता नहीं है। बट जब आपको पता लग गया 90-95 100% कर रहे हो तो वो रिस्क हो सकता है आप 10 अटेम्प्ट करो 10 के 10 गलत हो। इवन भले ही 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके तब भी 10 के 10 वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है उसकी 50% की। बट उसके बाद ही अगर आपको लग गया कि शायद 75 से 80 मेरे नेट क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मेरे अटेम्प्ट भी शायद 105 या 110 तक ही हो पाए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको रिस्क लेनी चाहिए। क्योंकि आप एनीवेज आप शायद लिस्ट में ना आ पाए जी सर प्रीलिम्स का क्लियर करके, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है। अगर आप स्मार्टली उस चीज़ को करेंगे तो मुझे लगता है सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। सर एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। अब ये बताइए कि जैसे आपने फिल्म्स के लिए इस करंट अफेयर्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे उसके बारे में बताइए। जी तो मैं करंट अफेयर्स के लिए तो प्रॉपर मंथली मैगजीन से फॉलो करता था, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए मैं साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स रीड करता था। जी, वो मैगजीन सर क्या थी? मैं वाजीराम एंड रवि की रिसाइटल्स जो मंथली मैगजीन आती हैं वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करता था और अभी तक करी मैंने अपने हर इवन मेंस के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी वही मैंने रिसोर्सेज फॉलो करे। कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स मैंने नहीं ही लिया। हालांकि बस आपका जैसे प्रीलिम्स पेपर होता है उससे 15 से 20 दिन पहले एक दृष्टि की आंख करके एक वो निकालते हैं, हाँ, तो वो वाली आती है जिसमें लगभग पीसीएस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है। थोड़ी डेट्स मिल जाती हैं, थोड़े फंक्शंस मिल जाते हैं, अवार्ड्स मिल जाते हैं, यूपी बजट मिल जाता है। ये मुझे लगता है ये थोड़े पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली आ भी रहे हैं। तो इवन आपके कई रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंक क्या है, उसमें कौन रैंक 1 है, ये थोड़ा यूपीएससी का फोकस इन चीज़ों को लेके कम होता है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जो था ये मैंने एनालाइज कर लिया था शुरू के अपने 2 से 3 साल की प्रिपरेशन में कि यूपीएससी की प्रिपरेशन तो है, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी है और कहाँ से करनी है। बस सिंपली ये था कि जितना भी मेरा यूपीएससी का हो पाया उतना यूपीएससी का करता गया। उसके अलावा जो भी 2, 4, 8, 10 टॉपिक मेरे को मिले या जो करने थे मुझे मैंडेटरी थे पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं दृष्टि की आंख हो गई, कुछ कभी कभार घटना चक्र का भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ के वहाँ से उनके प्रीवियस ईयर कर लिए पीसीएस के। तो बस इस तरीके से मैं बस साइमल्टेनियसली दोनों की प्रिपरेशन। सर एक सेक्शन जो है कि यूपी स्पेशल का होता है, तो यूपी स्पेशल के लिए मतलब क्या चीज़ें आपने फॉलो किया? जी, यूपी स्पेशल के लिए मैंने सच्चाई बताऊं तो कोई स्पेसिफिक ना तो बुक फॉलो करी, ना ही स्पेसिफिक कोई मैंने आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करा, ना ही कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करा। हालांकि आपके कुछ बुक्स आती हैं यूपी के लिए, आप चाहो तो खरीद सकते हो, मैं मैंडेटरी नहीं है ये चीज़ मैं बता दूं कोई भी चीज़ खरीदने की, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सेलेक्टिव रीडिंग ज़रूरी है, ये मैं फिर भी कहूँगा हमारे न्यू एस्पिरेंट्स को कि आपको क्या नहीं पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि इतना पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए है कि अगर आप शायद इसी चीज़ में पढ़े रहे कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो मुझे लगता है आप ना तो पढ़ पाओगे ना ही सिलेक्शन ले पाओगे। तो आपको ये चीज़ अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये डिमांड है पेपर की पीसीएस के, यूपीएससी के, तो उस वही सेलेक्टिव टॉपिक्स आप यूपी के, यूपी में क्या रैंक 1 है, किस चीज़ में क्या, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या है क्या नहीं है, ये थोड़े आप विकिपीडिया से भी कर सकते हो। ये इसके लिए कोई स्पेसिफाइड आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता हो क्या क्या आपको टॉपिक्स पे वर्क करना है यूपी में, तो आप विकिपीडिया खोलो, विकिपीडिया में एक चीज़ मिल जाएगी आपको। तो सर डेली आपका कैसे मतलब रूटीन रहता था कि मतलब, या फिर वीकली रूटीन रहता है? कुछ स्टूडेंट का मतलब कि डेली का रूटीन रहता है, नहीं हमें 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, तो आपका मतलब इसमें क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे रूटीन बनाए थे और कैसे कि स्पेसिफिक अपना टारगेट बनाते थे कि नहीं इतने दिन में हमको ये ख़त्म करना है? हाँ, जैसे टारगेट का आपने जो लास्ट बात बोली वो तो होने चाहिए, वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टारगेट होने, और टारगेट्स भी एस्पिरेशनल टारगेट्स होने चाहिए, जिसमें आपको क्या कहते हैं, जो आपको लगता है कि ये शायद ना अचीव हो पाए, टारगेट्स भी वैसे ही रखने चाहिए जिससे आप एटलीस्ट वर्क तो करो उस डायरेक्शन में। वो अचीव हो पाए ना हो पाए वो बात की बात है, बट आपको वर्क अच्छी तरह करना चाहिए। अब जहाँ तक बात है मेरे रूटीन की, तो मेरे भी टारगेट्स रहते थे, आपका वीकली रहते थे, कईयों बार डेली टारगेट्स भी रहते थे, और मंथली टारगेट तो थे ही थे। क्योंकि जब आप एक एग्ज़ाम की टाइमलाइन के लिए पढ़ते हो कि तो आपको पता है कि 8 to 10 मंथ्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए अभी, तो आप फिर हर मंथ में ये टॉपिक हो गया, ये करंट अफेयर्स हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये करंट अफेयर्स हो गया, तो इस तरीके से आप टारगेट्स बनाते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप जब टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते तो आप एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो टाइमली अपने आप को कि कहाँ गलती हुई, और नेक्स्ट डे वो गलती फॉलो ना हो। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन के लिए, कि वो अपने आप को एनालाइज कर पाए, वो कहाँ स्टैंड करता है और कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सर प्रीलिम्स के बाद, आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के एग्जाम के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी? डेली कितने घंटे आंसर राइटिंग करते थे और डेली कितने टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे, इसके लिए बताइए सर। ऐसे राइटिंग और मेंस की आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वही मार्क्स आपके बनाते भी हैं, ये सच्चाई है। और सिलेक्शन ही है सर। हाँ, इसी पे सिलेक्शन है, इसी के मार्क्स हैं। पीसीएस पे तो खास कर इसी पे, क्योंकि 100 का इंटरव्यू होता है। तो जैसे 2018 में मैं सेलेक्ट हुआ, तो मैंने रियलाइज़ करा कि जनरल स्टडीज़ में दिक्कत हुई है मेरे को, जनरल स्टडीज़ में मैं मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया। फिर 19 में तो मेरा प्रीलिम्स ही निकला था पीसीएस का, फिर 20 में मैंने फिर इंटरव्यू दिया था पीसीएस का, हालांकि फाइनल सिलेक्शन में मेरे को कुछ नहीं मिला था, बट उस साल ये 2-3 सालों में मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मेरे जनरल स्टडीज़ में मार्क्स जितने आने चाहिए नहीं आ रहे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल मेरे को मार्क्स प्रोवाइड करा रहा था, डिसेंट मार्क्स प्रोवाइड करा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जो टाइम लगा, क्योंकि 2021 में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी साइकिल चल रही थी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो जो वैल्यू एडिशन था मेंस की आंसर राइटिंग में, वो मुझे लगा कि ज़रूरत है और टाइम नहीं मिल पाया। तो जब प्रीलिम्स में नहीं हुआ मेरा 21 में यूपीएससी में, तो वो टाइम जो मिला मैंने इन्वेस्ट करा अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। एक मैंने टेस्ट सीरीज़ लगा भी ली, इवन मैं टेस्ट नहीं दे रहा था, इवन मेरे को यूपीएससी का मेंस नहीं लिखना था, फिर भी मैंने टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन कर ली, कि जिससे मैं मोमेंटम रहे, मैं अलग अलग तरीके से आंसर लिखने की सीख सकूँ। और उसमें ये भी रहा कि मैंने फिर हिट एंड ट्रायल, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता क्या मॉडल आंसर है, जी सर, नहीं पता, तो आप हिट एंड ट्रायल के थ्रू आप कोशिश करते हो कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप डिलीवर कर पाओ। तो आप पहले कुछ आंसर लिखते हो, फिर उसके बाद कुछ आंसर लिखते हो, करना आपको खुद ही है।